आज हमारे साथ मेहमान हैं अभिनेता मनोज बाजपेयी और निर्देशक तनु बहल। देखिए, अच्छी शुरुआत वो होती है जहाँ पर जो है ज़्यादा मार कुटाई ना हो, आराम से सब आराम से नाश्ता हो जाए, आराम से निकल जाएं और आराम से पहुँच जाएं और आराम से जो है सारे सवालों का जवाब दे करके फिर हम लल्लन टॉप पहुँच जाएं। अच्छा, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और 2G स्कैम, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। फिल्म थोड़ी सी ऐसा माहौल बनाती है कि वो थ्रिलर है, लेकिन एक्चुअली थ्रिलर नहीं है। छोटे सच को करके एक कहानी को, ट्रू स्टोरी को, सच्ची कहानी को दिखा के कुछ पॉइंट नहीं है। परेशानी होती है, तकलीफ से गुजरते हैं आप, वर्कशॉप्स इनके बड़े कठिनाई भरे होते हैं। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा कठिनाई वाले होते हैं। द फेबल जो मूवी है उसको, उसके बनने की कहानी एक दो इंटरव्यूज में आप बता रहे हैं। कैची धाम पे मिलना तय हुआ था। मैं काठगोदाम पे स्टेशन से उतरा और सुबह सुबह हम लोग कैची धाम गए। तो मैंने सोचा था कि मैं शूटिंग शुरू करूंगा वहाँ पे, पहले जाकर वहाँ मेडिटेशन करने के बाद, लेकिन वहाँ जाकर के मुझे उसका सुर मिला था। बॉम्बे में ऐसा एक्टर आपके साथ होना जो आपके प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट कर रहा है, जिसका फिल्म के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज में नहीं है। आपकी एक मूवी आगरा के बारे में मेरी टीम ने कहा कि जरूर पूछिएगा, या इन माहौल में, इस माहौल को जो मैं कह रहा हूँ, माहौल के अपने अर्थ निकाल लीजिएगा। इस माहौल में मूवी रिलीज होगी कि नहीं होगी, क्या कहानी तो वो शुरू से ही जब मैंने वो बनानी भी शुरू करी, मुझे मालूम था कि ये फिल्म मुश्किल होने वाली है। तो ऑफिशियली अब सेंसर्ड है फिल्म, तो वो अपनी जर्नी पे चल रही है। होपफुली कभी ना कभी बाहर आनी चाहिए। फैमिली मैन सीजन 3 कहाँ है, कब आ रही है? दिसंबर के महीने में जो है उसकी अंतिम शूटिंग है। साल 1991 का एक वीडियो प्रसार भारती कहाँ ने से अपलोड कर दिया, वो बताइए जरा। अच्छा, हाँ, अक्टूबर में किसी ने अपलोड कर दिया, प्रसार भारती आर्काइव ने। जी, सुनो रे किस्सा। मैं जब देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि पहली बात तो ये कि ये आदमी कौन है, अपने आप को देखिए। हाँ। और मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा था, सुनती हो ऐसे ऐसे कहते ना, अरे आई। हाँ, तो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस होती थी वहाँ पे। प्ले के बारे में बात कर रहे हैं। एक मूवी है सत्या, सब लोग परिचित हैं उसमें, लेकिन एक सीन है जिसमें मुंबई का किंग कौन। पहले ही कोशिश किया इन लोगों ने। मुझे याद है कि अनुराग कश्यप लेट के मेरा पाँव पकड़ रहा था। जब क्लोजअप वगैरह सब हो गया, अब एक में तो आप सौरभ शुक्ला जैसा तंदुरुस्त आदमी, वो काला कपड़ा ओढ़ करके भी उसने पाँव पकड़ा। एक और मूवी है आपकी 1971। एक ही जीप के अंदर रवि किशन, मैं, मानव कौल, कुमुद मिश्रा, दीपक डोडिया, और रात का समय की शूटिंग थी। सीन था कि वहाँ से ढलान से होते हुए आप कैमरा कैच कर रहा है कि एक जीप आ रही है और जीप आकर के यहाँ पे रुकती है। इधर वैली है, यहाँ पे रुकती है। अच्छा, मानव कौल उस समय निहायत ही बेवकूफ़ किस्म का और बहुत ही अनसीरियस टाइप का लड़का था, बहुत ही ज़्यादा मजाकिया टाइप का। चिल्लाना शुरू हुआ, और मनोज भाई फट रही है आपकी, मनोज भाई आपकी फट रही है ना। और उसके बाद जीप आउट ऑफ कंट्रोल चली गई। हम सबको, मतलब सब पांचों लोग ने मान लिया था कि हम मर जाएंगे। आपके एक रोल पे बहुत कम बात होती है, जसवंत सिसोदिया का रोल। मेरे ख्याल से उस फिल्म की भी परेशानी थी का जो पूरा लास्ट का पार्ट, जो लास्ट का 20-25 मिनट्स, इट वाज नॉट रिटन वेल। जिस दिन मैंने ऐसा कोई काम किया, जिस दिन मैंने ऐसा कुछ बोला जो ट्रोल्स के मन मुताबिक नहीं होगा, उस दिन वही प्रमोशनल क्लिप चढ़ाई जाएगी ऊपर। ये क्लिप चढ़ाई जाएगी और कहा जाएगा कि हमें तो पता था कि ये ऐसे है विकृत मानसिकता वाला आदमी है। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का सिनेमा अड्डा। आज हमारे साथ मेहमान हैं अभिनेता मनोज बाजपेयी और निर्देशक तनु बहल, और मौका है Z5 पर आने वाली मूवी डिस्पैच पर बातचीत करने का। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का लल्लन टॉप में। धन्यवाद। कैसे हैं आप? बढ़िया यार, सुबह जो है अच्छा, मतलब सुबह की शुरुआत अच्छी हुई हैं? हाँ, बहुत बढ़िया एकदम। कैसी शुरुआत हुई? चक एकदम। देखिए, अच्छी शुरुआत वो होती है जहाँ पर जो है ज़्यादा मार कुटाई ना हो, आराम से सब आराम से नाश्ता हो जाए, आराम से निकल जाएं और आराम से पहुँच जाएं और आराम से जो है सारे सवालों का जवाब दे करके फिर हम लल्लन टॉप पहुँच जाएं। अच्छा, बढ़िया। तो डिस्पैच पे बातचीत करते हैं पहले। डिस्पैच मतलब हम लोग जब पत्रकारों की मूवी, जब पत्रकारों पे जब कोई मूवी बनती है, इस तरह की मूवीज तो वैसे कम बनती हैं। भारत में तो और कम बनती हैं, बाहर बनी है। स्पॉटलाइट हो गई, या जो एक बॉब वुडवर्ड पे और उस पे बनी थी। तो डिस्पैच जो है इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म और 2G स्कैम पे, इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है? तो फिल्म थोड़ी सी ऐसा माहौल बनाती है कि वो थ्रिलर है, लेकिन एक्चुअली थ्रिलर नहीं है। एक्चुअली प्रोसीजरल ज़्यादा है।
और एक कैरेक्टर स्टडी की तरह ज़्यादा मैं देखने की कोशिश कर रहा था इसे। तो एक बहुत ही फ्लॉड से इंसान के बारे में है, फॉलेबल है, फ्रेल है, ग्रीडी है, बहुत अलग अलग उसकी इमोशंस हैं अपनी अलग अलग, और वो एक ऐसे माहौल में काम कर रहा है जहाँ जर्नलिज्म की दुनिया भी बदल रही है, प्रिंट से डिजिटल की तरफ ट्रांजिशन हो रहा है, थोड़ा डेस्परेट है, कहानी ब्रेक करनी है, तो वो कुछ ढूंढते 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 कहीं और ही पहुंच जाते हैं साहब, और फिर जहाँ वहाँ और पहुंच जाते हैं वहाँ पानी सर के ऊपर से कैसे निकलता है और फिर क्या करते हैं, फिल्म उस बारे में है। कितना सच है कहानी? बहुत सच है, बहुत सारे सच हैं जो सारे सच को हमने घोल मेल के एक घड़े में उसको अच्छे से घुमा के मिला दिया है। तो जहां आप देखेंगे सिरा खोजने पे सच न पकड़ में आए। नहीं, ऐसी कोई कोशिश नहीं रही है मुझे, बल्कि मैं ये बोलूंगा कि सच इतना बड़ा है, किसी एक सच से इतना बड़ा सच अभी प्ले आउट हो रहा है हमारे आसपास दुनिया में कि वो बड़े सच पे कंसंट्रेट करना ज्यादा जरूरी है। छोटे सच को करके एक कहानी को, ट्रू स्टोरी को, सच्ची कहानी को दिखा के कुछ पॉइंट नहीं है। जो हमारे आसपास की दुनिया में बदलता हुआ हम देख रहे हैं वो इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके बारे में बात करना ज्यादा जरूरी है। सर आप बताइए, कैसा अनुभव पत्रकार के तौर पे काम करना, और ऐसे पत्रकार के तौर पे जो सच में पत्रकारिता वाला जीवन बिता रहा है, उसको स्टोरी नहीं मिल रही है, उसको ब्रेक नहीं मिल रहा है, ये आम है इस फील्ड में। देखिए मेरा तो एक अभिनेता के तौर पे होता है, तो देखिए उतनी मेहनत लगती है, उतनी दिमाग खपानी कर पड़ती है, उतनी ही शारीरिक परेशानियों से और मानसिक द्वंद से आप गुजरते हैं जो किसी एक अच्छी फिल्म में एक अच्छे डायरेक्टर के साथ जो आप गुजरते हैं। यहाँ पर डिफरेंस यही है कि भाई रोल बिल्कुल अलग है। जैसा इन्होंने कहा कि एक सीन जो है वो जो इस फिल्म में आप देखेंगे उसमें 90% 95% जो सारे दृश्य हैं वो सब हुए हैं, वो सब असल में घटित हुए हैं या घटित होने के आसपास हुए हैं। तो उस पूरे सच को जानना, उस पूरे चीज़ों को समझना, और दूसरी बात ये कि चूँकि ये एक थ्रिलर है लेकिन यहाँ पर डायरेक्टर जो है पूरे तरीके से थ्रिलर पे फोकस नहीं कर रहा है, वो कैरेक्टर स्टडी की तरह से जा रहा है। तो जब कैरेक्टर स्टडी डायरेक्टर कर रहा है तो आपका ध्यान एक अभिनेता के तौर पे भी उसी तरफ जाता है, उसके अंदर में बारीक बारीक चीज़ों को समझने की, उसको एग्जीक्यूट करने की आपकी कोशिश वही रहती है। दूसरी बात ये कि कनू बहल जो हैं वो आम निर्देशक की तरह से नहीं है जो आपसे एक प्रोफेशनल डिमांड करते हैं। तो कनू बहल का कहना है कि मैं सिर्फ ये नहीं चाहता हूँ कि आप एक प्रोफेशनल एक्टर की तरह आइए, आप अपने पूरे अस्तित्व के साथ इसमें आइए। तो पूरे अस्तित्व के साथ आने का मतलब होता है कि आप भावनात्मक रूप से और एक व्यावसायिक रूप से, एक आध्यात्मिक रूप से, हर तरीके से आपको पूरे तरीके से समर्पित होने का इनका डिमांड रहता है। और परेशानी होती है, तकलीफ से गुजरते हैं आप, वर्कशॉप्स इनके बड़े कठिनाई भरे होते हैं। अच्छा जी, बहुत ज़्यादा कठिनाई वाले होते हैं। और उसमें ये आपको अपने आप से रूबरू कराते हैं, आपके अपने डार्क फेजेस से, अपने अंधकार में जो व्यक्तित्व है जिसको जो कहीं ना कहीं छुपा रहता है, आपके अपने विरोधाभास से आपको परिचय कराते हैं उस पूरे वर्कशॉप में। तो वो वर्कशॉप में ये सब कराते हुए ये आपको कैरेक्टर से आपका परिचय कराते हैं और फिर उस कैरेक्टर का पूरा ग्राफ आपको समझा देते हैं इसके पहले कि शूटिंग शुरू हो जाए। तो एक बड़ी गहन गूढ़ प्रक्रिया थी जिससे हम लोग गुजरे, और शूटिंग जितना इजी था उतना ही कठिन भी था। अच्छा, क्योंकि कन्नू की अपनी प्रक्रिया जो होती है वो बाकियों से बिल्कुल अलग है, जहाँ पे एक्टर जो है और सारे क्रिएटिव लोग जो जुड़े होते हैं वो सब अपने चरम तक जा करके अपने आप को सता करके और उस सच के स्क्रिप्ट के सच को डायरेक्टर जिस तरह से देख रहा है उस सच को पकड़ने की और पाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, कन्नू कैसे व्यक्ति हैं? मतलब ये आप भी जवाब दीजिए। एक तो व्यक्ति तो क्या ही जानता हूँ मैं इनको, मैं व्यक्ति के तौर पे जानने के लिए लंबा समय व्यतीत करना नहीं, वो इनकी पत्नी ही बता पाएंगी आपको या इनकी माँ बता पाएंगी। व्यक्ति के तौर पे इतना जानता हूँ कि कन्नू की अपनी व्यक्तित्व की वो तो नहीं परेशानियाँ हैं जितनी मुझे मेरे व्यक्तित्व की परेशानियाँ हैं, लेकिन
कन्नू पूरे तरीके से कंज्यूम्ड है, जिसको कहते हैं ना कि अपने काम से अपने काम में कुछ ज़्यादा ही कंज्यूम्ड है। मैं उस मामले में बहुत रिलेट करता हूँ, क्योंकि मैं इतना ही कंज्यूम्ड हुआ करता था, इतना ही ज़्यादा प्रताड़ित महसूस करता था, इतना ही ज़्यादा मैं द्वंद्व में फंसा रहता था। शुरुआती बरसों में? नहीं, शुरुआती नहीं, 4-5 साल पहले तक। अच्छा। और वो इतना ज़्यादा कंज्यूम करता है आपको कि आपको वो सच्चाई के अलावा बाहर की कोई सच्चाई आपको जो है उसके मामले में बहुत छोटी लगती है। तो आप हमेशा आपको लगता है कि ये वाले सच पे मुझे ज़्यादा ध्यान देना है और इसके साथ पूरा समर्पित रहना, जबकि कुछ और चीज़ें आपसे छूट रही होती हैं। कन्नू के जीवन में सबसे बड़ा जो बदलाव आया है, जो मैं देख रहा हूँ इन कुछ सालों में, कि बच्चे के बाद जो इनको एक बेटा हुआ, संतान प्राप्ति के बाद, हाँ, संतान प्राप्ति के बाद मैंने देखा कि कन्नू का एक डिस्ट्रैक्शन हुआ है ठीक ठाक सा, अपने डायरेक्टर के अलावा, एक थिंकर के अलावा जो है, उस माइंड जो पूरे मन मस्तिष्क को एक चीज़ ने पूरे तरीके से पकड़ के रखा हुआ था, जकड़ के रखा था, अब उससे छूट करके ये बीच बीच में उस तरफ डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जो बड़ा सुखद है उसको। जी मनोज, आप स्पिरिचुअल व्यक्ति हैं? जी, ये मतलब कोशिश है, स्पिरिचुअल होने की कोशिश करता रहता हूँ। क्योंकि द फेबल जो मूवी है उसके बनने की कहानी एक दो इंटरव्यूज में आप बता रहे हैं जी, और वो कैंची धाम जाके आपको कैरेक्टर ब्रेक होता है। कैंची धाम पे मिले थे हम लोग, मैं राम रेड्डी से मिला था, फिर हम लोग वहाँ थोड़ी बताइए उसकी कहानी। और कैंची अब फेबल के समय बात करेंगे अब। नहीं, बस मैं अगर आपकी बात से मैं ट्रेस कर पाया ना, जिस तरह से क्योंकि कैंची धाम पे मिलना तय हुआ था। मैं काठ गोदाम पे स्टेशन से उतरा और सुबह सुबह हम लोग कैंची धाम गए, और उसके बाद हमको जाना था पांडुखोली, जो कि रानीखेत से आगे 3 घंटे 2.5 घंटे वहाँ पे गए। तो वो भी, उसकी भी सीकिंग बहुत ज़्यादा है, उसकी भी आध्यात्मिक झुकाव बहुत ज़्यादा है राम रेड्डी की। तो मैं जाना चाहता था वहाँ महातार बाबा की गुफा, क्योंकि क्रिया योग में हमारी दीक्षा हुई है। तो मैं जाना चाहता था, पहली बार मौका मिल रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं शूटिंग शुरू करूँगा वहाँ पे, पहले जाकर वहाँ मेडिटेशन करने के बाद, क्योंकि दर्शन का वहाँ पे कोई मसला नहीं होता है, वहाँ पे गुफा है, और उस गुफा का महत्व आपको ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जब पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलता है। तो वहाँ जाके मेडिटेशन किया, वहाँ पर जो मुझे एहसास हुआ, जो चीज़ें प्राकृतिक और आध्यात्मिक रूप से मैंने कुछ चीज़ों को बदलते हुए देखा, तो मुझे लगा कि यार ये मेरा चरित्र जो है मुझे मिल गया है, उसका सुर मिल गया मुझे, वहीं पे मिला। उसके पहले मैं रिलेट कर रहा था उस किरदार के कॉन्फ्लिक्ट को, लेकिन वहाँ जाकर के मुझे उसका सुर मिला था। आपके व्यक्तित्व की जब बात हो रही थी तो मुझे आपका एक प्रमोशनल वीडियो याद आ रहा था जो तितली के समय आपने बनाया था जी। और आपको हंसल मेहता बोल रहे हैं कि जाओ खुजाओ, वो महेश भट्ट के पास जाने के लिए करे, टीवीएफ के साथ आपका तितली का प्रमोशनल वीडियो था। राइट। और तो मनोज जी के साथ काम करने का कैसा अनुभव रहा इस मूवी? तितली मतलब वो एक अलग एक्सट्रीम पे जाकर खत्म होती है, उस लड़की को जो रॉबरी के समय पेशाब हो जाता है कार में, हाथ तोड़ने के, मतलब एक अलग पीक है उसमें, कई कहानी के कई सारे एंगल्स को। इस कहानी का जो साल 2016 से डेवलप कर रहे थे आप, वैसे ही है सर, इसमें भी वैसे ही पीक्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये कन्नू बहल की खासियत, एक कन्नू बहल का जीवन नहीं है। पीक करने का, जब तक आप कोई नया पहाड़ चढ़े ना एक अलग फिल्म पे, उस पहाड़ चढ़ने में पेशाब न करें तो उसका कोई मजा नहीं है। वो फिल्म बनाने का कोई मजा नहीं है उसके बिना, अनलेस एंड अनटिल यू आर पुशिंग एन एनवेलप और आप कोई नई टेरिटरी ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए फिल्म बनाने का कोई मजा नहीं है। मतलब मुझे फिल्म सिर्फ फिल्म बनाने के लिए नहीं बनानी है। तो आई मीन जहाँ तक इनके साथ काम करने का सवाल है, मैं बहुत जगह और भी ये बोल चुका हूँ, ये मतलब ऐसे एक मिथिकल क्रीचर से है ना। बॉम्बे में ऐसा एक्टर आपके साथ होना जो आपके प्रोजेक्ट पे कोलैबोरेट कर रहा है, जिसका फिल्म के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज़ में नहीं है, अपने में भी नहीं है, सिर्फ किरदार में ही इंटरेस्ट है और फिल्म में इंटरेस्ट है, ऐसा तो मतलब यूनिकॉर्न्स के बारे में ही आप सुनते हैं। तो इट्स लाइक हैविंग अ यूनिकॉर्न एट योर साइड। सो उससे बेटर मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि रोज सुबह उठ के आप जाके यूनिकॉर्न से मिलते हैं और यूनिकॉर्न से बोलते हैं आज हम ये करना चाहते हैं, बोलते हैं हाँ चलो करते हैं, नहीं हम फिर इसमें ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा ये चलो करते हैं।
तो it is that उतना ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है to have an actor who's completely devoted to the film. आपकी एक मूवी आगरा के बारे में मेरी टीम ने कहा कि ज़रूर पूछिएगा। जी, आगरा जिसके कई सारे प्रीमियर हुए, कान में भी गई है, और एक सेक्सुअल डिप्रेशन के बारे में है। एक मकान में पिता एक है जो अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा है, नीचे उसका बेटा अपनी माँ के साथ रह रहा है, जी, और उस लड़के की सेक्सुअल डिप्रेशन की कहानी है। जी। फिल्म क्या है, कब आ रही है, या इन माहौल में, इस माहौल को जो मैं कह रहा हूँ, माहौल के अपने अर्थ निकाल लीजिएगा, इस माहौल में मूवी रिलीज होगी कि नहीं होगी, क्या कहानी है उसकी? देखिए, कहानी तो वो शुरू से ही जब मैंने वो बनानी भी शुरू करी, मुझे मालूम था कि ये फिल्म मुश्किल होने वाली है, ये फिल्म की जर्नी कोई बहुत आसान नहीं होने वाली। तो अभी वो अपनी जर्नी पे है। द गुड थिंग इज अब हमें सेंसर सर्टिफिकेट मिल गया फिल्म के लिए, तो ऑफिशियली अब सेंसर्ड है फिल्म, तो वो अपनी जर्नी पे चल रही है। होपफुली कभी ना कभी बाहर आनी चाहिए, जल्दी आएगी बाहर। एक और सवाल है आपसे। जी जी बिल्कुल, 5 करो यार, यहाँ पे बहुत दूर से आया हूँ मैं। फैमिली मैन सीजन 3 जी, कहाँ है, कब आ रही है? ये दिसंबर के महीने में जो है उसकी अंतिम शूटिंग है। मतलब इस महीने में अंतिम शूट है? जी जी। और उसके बाद देखिए, एक शूटिंग लंबा चौड़ा होता है क्योंकि 8 एपिसोड 7 एपिसोड का चक्कर है, लेकिन इसका पोस्ट प्रोडक्शन बहुत लंबा चौड़ा होता है। जब आप OTT के लिए करते हैं तो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद वो एक टीम होगी जो पूरे कम से कम 100 भाषाओं में उसको अनुवाद करेगी, डब करेगी, सब टाइटलिंग करेगी। उसमें बहुत समय जाता है, ये आपको बताएंगे कि वो अच्छा। हाँ, बहुत समय जाता है इन सब चीज़ों में। फिर उसके बाद मार्केटिंग टीम, वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग टीम उस सीरीज़ को देखेगी, फिर वो तय करेगी स्ट्रैटेजी कि इंटरनेशनली इसको कैसे जो है मार्केट करना है, उसकी स्ट्रैटेजी बनाएंगे वो लोग। तो एक लंबा चौड़ा समय होता है। मेरा ख्याल है कि अगले साल दिवाली के आसपास आ जानी चाहिए। अभी 1 साल लग जाएगा, मतलब नहीं, 10 महीने लगभग, 10-11 महीने ये लोग चाहते हैं। ये लोग भी काफ़ी तेजी से काम कर रहे हैं। शूट खत्म होने के बाद एनीवेयर बिटवीन 9 to 12 months ऑन अ सीरीज आप लगा लो उतना पीरियड। और शायद ये पिछले सीजन के मुकाबले थोड़ी बड़ी भी है ना, सुन रहे हैं ये देखिए एपिसोड लेंथ या वो ये लोग तय करेंगे। जब ये लोग पूरे तरीके से एडिट कर लेंगे तब ये लोग तय करेंगे कितने एपिसोड में ये जाएगी। जी, आपकी साल 1991 का एक वीडियो प्रसार भारती कहाँ ने से अपलोड लेके कर दिया, वो बताइए जरा। अच्छा, हाँ, सुनो अक्टूबर में किसी ने अपलोड कर दिया प्रसार भारती आर्काइव ने। जी। सुनो रे किस्सा। हाँ, मैरी जॉन ने निर्देशन किया था उसका। जी, ब्लड ब्रदर्स करके एक प्ले है, अमेरिकन प्ले है। और ब्लड ब्रदर्स बाद में जो है बहुत सालों के बाद म्यूजिकल भी हुआ ब्रॉडवे में। अच्छा। और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा। तो उसको अडेप्ट किया पीयूष मिश्रा ने बैरी जॉन के लिए, और हमने बहुत ही ह्यूमंगसली सक्सेसफुल शोज किए उसके। सुनो रे किस्सा बहुत बहुत चर्चित रहा स्टेज पे। तो उसके सफलता से प्रोत्साहित होकर के जो है दूरदर्शन ने हमें हमारे ग्रुप को ये ऑफ़र दिया कि आप हमारे स्टूडियो में आके परफॉर्म कीजिए। अच्छा। और हम 4 कैमरे से इसको शूट करेंगे और इसके एवज में आपके ग्रुप को इतना पैसा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि थिएटर ग्रुप को पैसा मिलता है तो उसको तो सर्वाइवल जो है लंबा हो जाता है। तो उनको पैसा मिल रहा था, हमें भी 100 रुपये रोज़ के मिल रहे थे। अच्छा, कितने दिन शूट चला था उसका? 6-7 दिन चला था। तो हमने बड़ी खुशी जा करके उसको जो है किया था, लेकिन उसकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो क्वालिटी उस तरह से नहीं लगेगी, क्योंकि ये मंच पे नहीं किया गया था, ये स्टूडियो के अंदर किया गया था दूरदर्शन के। और जिस तरह की लाइटिंग होती थी उस समय में टीवी वगैरह पे, आप तो समझते हैं। लेकिन मैं भी देख रहा था, मुझे बहुत सारे लोगों ने जब भेजना शुरू किया और जिस तरह से वायरल हुआ वो, मैं जब देख रहा था तो मैं ये सोच रहा था कि पहली बात तो कि ये आदमी कौन है, अपने आप को देख के। हाँ। फिर दूसरा ये कि मैं ये देख रहा था कि मैं सिर्फ चेहरे पर भूख देख रहा था। मैं दोनों तरीके की, एक पेट की भूख देख रहा था और दूसरा जो है एक जुनून देख रहा था काम को लेकर के। और मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा था, ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई दूसरा ही क्रीचर जो है सामने दिख रहा है। तो अपने आप को पहचान पाना किसी भी रूप में मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। और इन्होंने इतने दिन तक उसको कहीं संजो के रखा था, अचानक से रिलीज कर दिया उन्होंने। क्योंकि मेरे ख्याल से जितने काम हम लोगों ने उस समय दूरदर्शन पे छोटे मोटे काम किए थे मैंने, कभी 300 रुपये 200 रुपये पे, या रेडियो पे भी प्ले किया है मैंने।
और रेडियो पे जा करके हम लोग 200-300 रुपये मिल जाते थे। उसमें एक्ट तो नहीं करना पड़ता होगा? नहीं, वो माइक पे जो है वॉइस मॉड्यूलेशन जी, वॉइस मॉड्यूलेशन वगैरह से। तो वहाँ पर भी हमने काम किए थे। अब मुझे लग रहा है कि किसी दिन वो भी आएंगे लोगों के साथ। कुछ ऐसे प्लेस हैं अभी आपको बताना चाहेंगे रेडियो के प्लेस के बारे में? पता नहीं, सुनती हो ऐसे ऐसे कहते ना, अरे आई। हाँ। तो कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस होती थी वहाँ पे। और वहाँ पे एक बहुत ही बुजुर्गवार बैठे रहते थे जो हमें बताते थे कि तुमको एक्टिंग नहीं आती है, ऐसे बोलो। अच्छा। हाँ, तो वो क्या है, वो एक्सपर्ट थे और काफ़ी उन्होंने समय देख रखा था, तो उनको रेडियो प्ले का पूरा तरीका पता था कि किस तरह से परफॉर्म करना होता है। अच्छा, आपके प्ले के बारे में बात कर रहे हैं। एक मूवी है सत्या, सब लोग परिचित हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं इस पर, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में, किसी न्यूज़ रूम में जब आप आए थे तब भी बातचीत हुई थी उसमें। लेकिन एक सीन है जिसमें मुंबई का किंग कौन जी, और कहा जाता है कि आपको शायद हाइट से डर लग रहा था। जी, अभी भी प्रॉब्लम है। हाँ, फिर वो सीन शूट कैसे हुआ था इतनी ऊंचाई पे? नीचे से किसी ने पैर पकड़े हुए थे शायद आपके? जी, पहले ही कोशिश किया इन लोगों ने कि मुझे याद है कि अनुराग कश्यप लेट के मेरा पाँव पकड़ रहा था। आप खड़े हैं, नीचे से लेट के पाँव पकड़े? जो क्लोजअप है उसमें पाँव पकड़ा हुआ है। जब क्लोजअप वगैरह सब हो गया, अब एक में तो आप सौरभ शुक्ला जैसा तंदुरुस्त आदमी, वो काला कपड़ा ओढ़ करके भी उसने पाँव पकड़ा, तो ताकि लॉन्ग शॉट हो जाए। तो लोगों ने कहा भाई कपड़ा तो नहीं दिख, कपड़ा से ज़्यादा तू ही दिख रहा है। तो बड़ा फनी इंसिडेंट था। उसके बाद लॉन्ग शॉट के लिए राम गोपाल वर्मा मेरे पास आए। उन्होंने कहा मनोज, तुम डायलॉग मत बोलना इसमें, सिर्फ जो तुमने क्लोज में जो पूरा एक्शन किया है वो कर दो, और अपने मुंह से सिर्फ इतना बोलना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा। 10 जैसे ही होगा, कैमरा कट हो चाहे नहीं कट हो, तुम बस आ जाना। ओके। आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू आर गोइंग थ्रू। तो एग्जैक्टली मैंने जो है लॉन्ग शॉट में यही किया है, 1 2 3 4 5 6 7, और उसके बीच में गाली भी देना, हो गया बहन, हो गया जल्दी, हो गया कि नहीं हो गया। तो ये एक टेक में हो गया था? ये हो गया था एक टेक में। मैं क्योंकि लेकिन मैं जब उसी समय वहाँ पे खड़ा हुआ, जब साउंड रोल हो गया तब मैं जाके खड़ा हो गया वहाँ पे। वैसे खड़े हुए तो उतर आना है फिर? हाँ बस। अब उन्होंने कहा कि सामने देखो, नीचे मत देखना। तो प्रॉब्लम नीचे देखने से होती है। ठीक है। एक और मूवी है आपकी 1971 जी, जिसमें मेजर सूरज सिंह का आपने रोल किया था। जी, मनाली में शूटिंग हो रही थी और किस्सा है शायद कि आपकी जान जाते जाते जी, बची। बिल्कुल। तो देखिए 2-3 बार उसमें हम लोग, मैं मरते मरते बचा, पूरी टीम मरते मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं, एक बार तो ऐसा हुआ था कि वो बर्फ़ पे शूटिंग चल रही थी, और अपने जुनून में आदमी होता है, इतना खोया रहता है शूटिंग के समय में कि आपको ध्यान नहीं रहता है। और वो बर्फ़ गिर रही थी, उसमें शूट चल रहा था, और मैंने जो मेजर था हमारी शूटिंग पे, जो रोल भी कर रहा था, वो आर्मी का मेजर हुआ करता था। मैंने उसको जाके बोला, यार मेजर, मेरा पाँव क्यों लग रहा है जैसे कि मैं पाँव जो है मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा। ऐसा क्यों हो रहा है? उसने मेरा कुछ कहा कि इमीडिएटली निकाली, पाँव से पाँव निकाली, आप सूट से पाँव निकाला, तो मेरा पाँव जो ना हल्का हल्का नीलेपन की तरफ जा रहा था। उसने जो उसको मालिश करना शुरू किया, और लोगों को लगा के मालिश 1 घंटे मालिश ही चलता रहा। क्या कोल्ड फ्रॉस्ट जैसा था क्या कुछ? उसमें वो फ्रॉस्ट बाइट होने वाला था मुझे। वो फ्रॉस्ट बाइट का मतलब है कि पाँव काट दिया जाएगा फिर वो। तो खैर वो इतना, वो आर्मी का बंदा था तो उसको इमीडिएटली बात नज़र आ गई थी। दूसरा किस्सा जो हुआ था वो कमाल था। एक ही जीप के अंदर रवि किशन, मैं, मानव कौल, कुमुद मिश्रा, दीपक डोबिया, और रात की शूटिंग थी। सीन था कि वहाँ से ढलान से होते हुए आप कैमरा कैच कर रहा है कि एक जीप आ रही है, और जीप आकर के यहाँ पे रुकती है। इधर वैली है, यहाँ पे रुकती है, और तब आपको पता चलता है कि ये 5 लोग हैं जो भागे हैं वहाँ के कैंप से, प्रिजनर्स कैंप से। तो ये गाड़ी आके रुकती है कैमरे के पास। अच्छा, मानव कौल उस समय निहायत ही बेवकूफ़ किस्म का और बहुत ही अनसीरियस टाइप का लड़का था, बहुत ही ज़्यादा मजाकिया टाइप का। अच्छा, उस समय? क्योंकि वो मुझे छेड़ता रहता था। अच्छा। तो क्योंकि उसको मैंने बोला कि मानो, मैं सुना कि तुझे चलानी अच्छे से नहीं आती है, तू एकदम धीरे धीरे जाएगा, समझ गया, धीरे धीरे जाएगा। तो उसको ये बात लगी कि मनोज भाई को डर लग रहा है।
और डराना चाहिए इनको। तो मुझे और इनको डराना चाहिए। ओह माय गॉड। और वो जब उसने जीप जब एक्शन पे चलनी शुरू हुई ना, और तो वो चिल्लाना शुरू हुआ, और मनोज भाई फट रही है आपकी, मनोज भाई आपकी फट रही है ना। और उसके बाद जीप आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, क्योंकि ढलान पे था और इसको उतने अच्छे से चलाना नहीं आता था। नीचे जब तक वो आई तो ये जो यहाँ से वैली नीचे है घाटी और इसको जीप को यहाँ आना था, ही लॉस्ट, वो पूरा कंट्रोल लूज कर गया क्योंकि ढलान से आ रही थी। और जीप वैली की तरफ जानी शुरू हुई और हम लोगों ने देखा कि अब हम गए नीचे, हम देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं। और हम सबका जो है हम सबको मतलब सब पांचों लोग ने मान लिया था कि हम मर जाएंगे, क्योंकि उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था, उसका हाथ जो है सुन्न हो गए थे उस डर में। वो आके रुकी, जब तक रुकी आधा जीप वैली पे लटका हुआ था, आधा जीप ऊपर में, वो नीचे में एक पत्थर ने रोक दिया था। अच्छा, वहाँ अटक गया। हाँ, वहाँ पे जाकर के अटक गया था। उसका जो चेसिस हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, वहाँ चेसिस जो है अटक गया था वो पत्थर पे। अब पूरा का पूरा अगर इधर भार बढ़ता तो सब जाते। तो मैं चिल्लाया गाली देते हुए कि कोई हिलेगा नहीं। और जब तक हम लोग मतलब सारी यूनिट भागी और एक एक करके बहुत ही मुश्किल से धीरे धीरे करते हुए बैलेंस मेंटेन करते हुए सबको उतारा गया, पीछे से उतरे होंगे आप लोग। हाँ, और सारे लाइटमैन आकर के जीप को जैसे करके पकड़ रहे हैं। तो मतलब वो अभी भी जब सोचता हूँ तो मुझे लगता है कि यार शायद ऊपर वाले ने, पता नहीं, हो सकता है मरना नहीं लिखा था उस समय, तभी बचे हम लोग। इट वॉज डेडली, इट वॉज, मतलब अभी भी मुझे ख्याल आता है तो मुझे लगता है कि ये हम बचे कैसे, या मैं अभी भी जिंदा हूँ क्या। और ये सब मानव कॉल के कारण हुआ। उसके बाद मानव कॉल से इस पे बात हुई कई बार हुई। मानव कॉल को मैं जब भी मिलता हूँ सिर्फ गाली देता हूँ, आज तक इतनी दहशत हो गई थी। उनके तो सीरियसनेस आई। अभी तो कविताएं लिख रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। वो बहुत ही ज़हीन आदमी है, बहुत पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत कविताएं और नाटक लिखने से उसको बड़ा उसको प्रेम है, शौक है, जुनून है। लेकिन एक दूसरा पक्ष उसका है जो बहुत ही मजाकिया है उसका, और फक्कड़ है वो, जो बहुत ही प्यारा है। लेकिन उस समय में थोड़ा ज़्यादा जवान था, उसको एहसास नहीं हुआ कि जो वो कर रहा था उससे खतरा हो सकता है। कन्हू भाई, आपकी तितली जो मूवी है उसमें, चूंकि आपकी दिल्ली की पैदाइश है, यहीं पढ़े बढ़े हैं, लेकिन जब दिल्ली में मैं स्ट्रगल कर रहा था पत्रकारिता में जमने के लिए, तो उसी लाइन से आना होता था जो सीलमपुर शाहदरा वाले इलाके से होके आती है, और तितली आपकी उसी इलाके में बसी हुई है पूरी उसकी कहानी। मैंने फिर वहाँ पे रहने वाले कुछ लोगों से, दरअसल आप दिल्ली मेट्रो में अगर सफ़र करिए तो सीलमपुर शाहदरा जब आप आएंगे तो लोग एक चौकन्ने हो जाते हैं वहाँ पे। उनका ये कहना है कि यार यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, सामान गायब होता है बहुत। कुछ का हुआ होगा, किसी ने अफवाह उड़ा दी होगी, इसने सेट भी किया था उधर। हाँ, तो फिर लोगों से मैंने वहाँ पे बात की, कुछ दोस्त रहते थे कि यार ये तितली मूवी देखी है, तो कुछ ने देखी, तो बोले नहीं नहीं इतना तो नहीं होता है हमारे यहाँ कि हाथ तोड़ दिया इंश्योरेंस के लिए, पैसे के लिए। कहानी के बारे में थोड़ा बताइए, उसकी कैसे डेवलप हुई है? कहानी चलते चलते ही डेवलप हुई। मैं और शरद जब मिले थे उसको लिखने के लिए लिखना शुरू करने के लिए, तो एक बेसिक आइडिया था मेरे पास, बहुत अर्ली एक्सप्लोरेटरी फेज था। और मैंने उस समय एक न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ा था जो जिससे पहली बार मैं इंटरेस्ट हुआ उस तरह की किसी चीज़ में। न्यूज़पेपर आर्टिकल था एक फैमिली ऑफ कारजैकर्स, 3 भाई हैं जो साथ मिलके गाड़ियां चुराते थे। तो ट्रू स्टोरी पे, इन दैट सेंस वो एक रूट उसका ट्रू स्टोरी ही था। तो वो मुझे बड़ा इंटरेस्ट किया, हालांकि मुझे मालूम नहीं था और वो फिल्म थी भी नहीं तब, मुझे मालूम नहीं था, बट सीड वहाँ से आया। तो हम मिले और इवेंचुअली चलते चलते हमने ये डिस्कवर किया कि एक्चुअली फिल्म उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर किया कि अच्छा, एक यंग लड़का है जो अपने बड़े भाई से भागना चाहता है, वो उसे परेशान करता है, उसको निकलना है घर से, जो भी मेरे लिए बहुत पर्सनल था। मेरे खुद बड़े होते हुए मेरे फादर के साथ काफ़ी टेन्युअस सा
रिलेशनशिप था ही। अच्छा। तो मैं अपने आप को कहीं ना कहीं उस फिल्म से जोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब जैसे आप ये बोल रहे हैं कार जैकिंग हो गया, या लड़की को डर लगा तो उसने पी कर दिया या हाथ तोड़ दिया, ये सब चीजें तो प्लॉट है, कहानी है, बट एक्चुअली फिल्म एक परिवार के बारे में है और वायलेंस के बारे में, और एक परिवार में कैसे साइक्लिकली वायलेंस एक बंदे से दूसरे बंदे में शिफ्ट हो जाती है और पता भी नहीं चलता, अनकॉन्शियस लेवल पे जो इमेजेस ट्रांसफर होती हैं। तो उसके लिए धीरे धीरे चलते चलते फिल्म उस बारे में बन गई। तो अब उसने हाथ तोड़ दिया, हाँ ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसा नहीं होता, बट पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि एक लड़का जो अपने भाई से भागना चाहता था, जो वायलेंट था, वो चलते चलते वही बन गया जिससे वो भाग रहा था, और जब उसे ये रियलाइज हुआ तब क्या हुआ। लेकिन कमाल की मूवी है वो, सच बहुत में अच्छी फिल्म। बहुत अच्छी मूवी। बहुत अच्छी। आपके एक रोल पे बहुत कम बात होती है, जसवंत सिसोदिया का रोल, लंका। जी। अपने भाई को मार देता है, फिर पूछता है कि जाके तुमको लग गई क्या। हाँ हाँ हाँ। अंडर डिस्कस्ड रोल है क्या ये आपका, कम बात हुई इस पे देखिए, ऐसा? मेरे ख्याल से उस फिल्म की भी परेशानी थी। हाँ, उस फिल्म में भी परेशानी थी। उसका जो पूरा लास्ट का पार्ट, जो लास्ट का 20-25 मिनट्स, इट वाज नॉट रिटन वेल। जितना बढ़िया वो ग्रे साइड जो एक रिश्ते का या कैरेक्टर का डिस्कवर हम लोगों ने लास्ट के 20 मिनट के पहले तक किया था, उसके बाद का जो पूरा था वो पूरा फॉल्टी हो गया। उसका सुर बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, उसके अपने कारण थे। लेकिन हाँ, वो चरित्र जो है, और जिस तरह का चरित्र था, जो पूरा मॉरल का कॉम्पस उसका पूरा हिला हुआ था, मुझे लगता है कि आप सही कह रहे हैं कि वो कैरेक्टराइजेशन के मसले पे अगर मैं कहूँ तो हाँ, कम डिस्कस हुआ है। वो इनएविटेबल है। अगर फिल्म आपकी सही तरीके से उसका अंत नहीं होगा, सही तरीके से वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगी, तो फिर कैरेक्टर का कोई मतलब ही नहीं है, किसी भी कैरेक्टर का, उस फिल्म में या किसी और फिल्म में। हम और मेरे दोस्त लोग, हम लोग 2 सीन्स की चर्चा करते हैं कि लगता है कि यार 2 सीन देखो, और लगता है कि आप 3-4 मिनट के लिए अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। एक है इरफान का वो रोल जिसमें वो साइकोलॉजिस्ट से कह रहा है कि कल मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की, और कौन सी फिल्म? रोग में, हाँ, कल मैंने अपनी जान लेने की कोशिश की। और दूसरा अलीगढ़ में आपका सीन जिसमें प्रोफेसर सिरस अकेले बैठ के शराब पी रहे हैं, जी जी, और वो रो रहा है। आप उसको, उस किरदार को देखिए, आप थोड़ी देर देखते थे, आप रोने लगते हैं उसके साथ। वो अकेले बैठ के शराब पी रहा है, शराब खरीद के ले जाता है, और उसने उतनी देर में, जितनी देर में आपकी नज़रों ने समझा प्यार के काबिल मुझे बज रहा है पीछे, आपको लगता है कि यार इस किरदार के साथ अपनी समस्याएं हैं, सेक्सुअलिटी की अपनी समस्याएं हैं, जिसके लिए वो प्रोसिक्यूट हो रहा है अपने यूनिवर्सिटी में लगातार। उस सीन के बारे में बस बता दीजिए। देखिए, वो जो पूरा सीक्वेंस है ना, मैंने उसको और उसके अपनी मिजरी के तौर पे किया ही नहीं था। मैंने उस पूरे सीन को एक प्रेमी की तरह किया था, और प्रेम को लेके, प्रेम को दिमाग में रख के किया था। और अगर वो एक राधा है जो अपने कृष्ण के लिए विचलित हो रहा है, तो उस तरीके से मैंने उस सीन को किया था। बाकी लोग अलग अलग मतलब निकालते हैं उसका। हाँ, लेकिन मेरा जो फोकस था मेरे दिमाग में, जैसे कनु कहता है कि जो हो रहा है वो दिमाग में होने दीजिए, आई डोंट वांट दैट टू कम ऑन योर फेस, बाकी लोगों को दिख जाएगा। तो यही किया था मैंने उस सीन में, कि मेरे लिए वो राधा का वियोग है अपने कृष्ण के लिए, उस पूरे के पूरे परफॉर्मेंस में। एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट इज़ इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज। एंड ऑल्सो क्रक्स उसका जो था, लव, प्यार, प्रेम, वो लोगों तक पहुंचा। तो वो जो हुआ, क्योंकि जैसे मैं इसके साथ में काम करते हुए ऐसा जो होता है कि अगर आप कैरेक्टर को छोड़ नहीं रहे, आप कैरेक्टर के ही पिच पे आप पूरा दिन गुजारते हो ना, और तो फिर आप बहुत ही सीमलेसली जो है एक सीन से दूसरे सीन में आप चलते चले जाते हो। हाँ, वो फिर आपको जो है अलग से कोशिश नहीं करनी पड़ती। सो मैं अलीगढ़ के प्रिपरेशन जब मैंने शुरू की थी, मेरी बहुत ही इंडिविजुअल और लोनली प्रिपरेशन थी मेरी। तो वो लोनली प्रिपरेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया था टू गेट इनटू फिल्म बिफोर इट ऑल स्टार्टेड। तो मैंने उसके गे होने पे काम ही नहीं किया था,
क्योंकि हर आदमी चाहता था कि मैं गे होने पे काम करूं। उस फिल्म पे अगर आप देखेंगे तो मैंने कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे लोगों को लगे ये नोशन जाए कहीं कि नोशन जाए कि भाई ये गे है, क्योंकि वो मेरे लिए मसला ही नहीं था, वो मसला है भी नहीं। और यही तो हम इसी की एडवोकेसी कर रहे हैं हम लोग। इसी की एडवोकेसी हम करते हैं भाई। वो मसला किसी की सेक्सुअल चॉइस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, है ना। और वो फोकस भी नहीं होना चाहिए। वो आदमी क्या है, वो प्रोफेशनल क्या है, उसकी चॉइसेस क्या हैं, उसके अपने क्या क्या ग्रे एरियाज़ हैं, क्या क्या एरियाज़ हैं जहाँ पे वो संतुष्ट है, क्या क्या एरियाज जहाँ जो उसको डिस्कम्फर्ट देती हैं, किस चीज़ का जो है वो उसकी वो इच्छा कर रहा है या लॉन्ग कर रहा है, लॉन्गिंग है उसको। इन सब चीज़ों पे ज़्यादा काम किया था मैंने। बट एट द सेम टाइम आई मस्ट से कि मुझे बहुत सारी फिल्मों ने, जब मैं पूरे तरीके से इमर्स्ड हूँ रोल में, बहुत सारी फिल्मों ने मानसिक तौर पे बहुत तंग भी किया है, इंक्लूडिंग डिस्पैच। बट मैं उसमें मानसिक तौर से पूरे तरीके से घुसा हुआ था अलीगढ़ में। लेकिन फॉर सम रीज़न प्रोफेसर सीरियस एज अ कैरेक्टर नेवर बॉदर्ड मी। अच्छा, मूवी खत्म होने के बाद आपको पीछा नहीं करता? वो हमेशा जो है एक अजीब सी सुखद अनुभूति में ही रहता था, मैं एक ब्लिस में रहता था। मैं एज व्हेन आई एम ऑन द सेट, मैं एक ब्लिस में रहता था। और इसको मैंने लगातार महसूस किया। मुझे, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं बिना प्रोफेसर सीरियस के मानसिक अवस्था के मैं रहूं। क्योंकि एज अ ह्यूमन, जिस आदमी के अंदर इतना प्रेम है, उसके साथ रहने में आप इंप्रूव हो जाएंगे एज अ पर्सन। सो आई केम आउट एज एन इम्प्रूव्ड पर्सन, नॉट एज अ डिस्टर्ब पर्सन। यू अंडरस्टैंड? तो कैरेक्टर्स के भी अपने डायमेंशन होते हैं, अपनी क्वालिटीज़ होती हैं, और उसके अपने डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके साथ रहते हैं। कुछ समय तक तो रहते ही होंगे। लेकिन प्रोफेसर सीरियस ने मुझे बड़ी सुखद अनुभूति दी थी, बहुत सुखद अनुभूति। मनोज भाई, हम लोग की टीम ने ना एक बड़ी रिक्वेस्ट की है कि मनोज जी से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि 7 उचक्के उनकी एक मूवी आई थी अच्छी फिल्म थी यार, जिसके बाद तुम देखना जरूर। मैंने देखी। अच्छा, देखी। अच्छी मूवी है। जिसके बाद एक पॉडकास्ट आता है सामने विजय राज जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं। हाँ, उसके बगल में के मैन बैठे हुए हैं। हाँ यार, और आप लोग गालियों पे चर्चा कर रहे हैं। यार वो क्या था कि वो जो हमारा डायरेक्टर है, बहुत अच्छा डायरेक्टर है, अच्छा माइंड है वो, संजीव शर्मा, तो दिल्ली का ही है। उसने कहा कि मुझे गालियाँ चाहिए इस फिल्म में, मुझे तो गाली चाहिए, आती है दो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे जो है पूरी पुरानी दिल्ली जो है उसका पूरा रंग चाहिए इसमें। और हम लोग का एक्टरों का क्या, एक बार शुरू हुए तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। और हमने कर दिया। और मार्केटिंग वाले ने कहा कि हम गालियों पे एक करेंगे। तो विजय राज ने सबसे पहले विजय राज ने साफ विद्रोह कर दिया। उसने कहा मैं ये नहीं करूँगा, मैंने गालियों पे बात नहीं करेंगे, नहीं गालियाँ वालियाँ दूंगा भी नहीं ना, मैं गालियों पे कोई बात करूँगा। ये तुम लोग जो है मार्केटिंग वाले ये करा दोगे, हम जूते हमको पड़ेंगे। बाद में बहुत मनाया गया विजय राज को, थोड़ा बहुत मुझे मनाया गया, थोड़ा बहुत के को मनाया गया, और कहा गया कि भाई हम अपलोड करेंगे और हम इसको 1 हफ्ते में हटा लेंगे। अब उसको हटाना भूल गए। भूल गए हटाना? हाँ, भूल गए हटाना। क्योंकि वो जो मार्केटिंग टीम होती है ना, तो उनके पास एक फिल्म है, फिर दूसरी फिल्म है, फिर तीसरी है, तो एक फिल्म से वो ट्रैवल कर रहे हैं। दे जस्ट फॉरगॉट वंस द फिल्म गॉट रिलीज्ड, दे सेड ओके नाउ वी मूव ऑन फ्रॉम हियर। अब जब तक इंटरनेट जिंदा है, इंटरनेट पे अब मैं आपको बताऊं, हर 6ठे दिन पे मेरे व्हाट्सएप पे मेरे मुंह पे मारा जाता है और मैं आपको बताऊं, ये भी मैं ये बहुत पहले बोल चुका हूं, जिस दिन मैंने ऐसा कोई काम किया, जिस दिन मैंने ऐसा कुछ बोला जो ट्रोल्स के मन मुताबिक नहीं होगा, उस दिन वही प्रमोशनल क्लिप चढ़ाई जाएगी ऊपर, ये क्लिप चढ़ाई जाएगी और कहा जाएगा कि हमें तो पता था कि ये ऐसे है विकृत मानसिकता वाला आदमी है। जैसे इसकी फिल्म के जो सीन है, इंटीमेट सीन, ये मेरे मुंह पे मारे जाएंगे। कहा जाएगा कि इनका कोई चरित्र नहीं है। और टीजर में दिखे भी वो उसमें मेरा कोई रोल नहीं था। मार्केटिंग वाले जो भूल गए होंगे अब तक शायद उसके बारे में, उन्होंने वो सब किया था। चलिए,
ऑन दैट नोट ये बातचीत खत्म करते हैं। 13 दिसंबर को Z5 पे आ रही है डिस्पैच, जरूर देखिए। पत्रकारों के ऊपर, पत्रकारों के काम के ऊपर बहुत सारा काम कम ही होता रहा है, देश में भी विदेशों में भी और भी कम होता रहा है। अब आ रहा है कुछ तो देखा जाए, समझा जाए, सुना जाए, गुना जाए और अपनी राय से सबको परिचित कराया जाए। आप देख रहे थे लल्लन टॉप, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लल्लन के टॉप, चलिए।